एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। पहला कदम सीजन 4 का ये सफर आज आ चुका है दक्षिण भारत और हम हैं हेरिटेज सिटी मैसूर में। यहाँ के तमाम दर्शकों के साथ जो हमारे एक्सपर्ट से रूबरू हो रहे हैं अपने सवाल पूछने के लिए, और हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमेशा की तरह। अरुण ठुकराल साहब सिक्योरिटीज के MD और CEO हमारे साथ मौजूद हैं, जो योगी ऑन दलाल स्ट्रीट के बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं, तो एक लेखक भी हो चुके हैं अब। और साथ ही गुरप्रीत सिंह जो SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से हमारे साथ हैं, ये कर्नाटक रीजन के चैनल हेड हैं। स्वागत है आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में। ठुकराल साहब, जब मैं यहाँ पे आया और पूरे रास्ते में और यहाँ आने के बाद जितनी बातचीत हुई, हेरिटेज सिटी हम कहते हैं, तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं, आप पैलेस देखिए, ऐसा एक आपको अंदाज़ा लगता है कि आप एक किसी दूसरे दौर के शहर की एक झलक देख रहे हैं। लेकिन बेंगलोर से यहाँ तक अब IT कंपनियाँ काफ़ी आ गई हैं, थोड़ा सा डिटूर ले तो बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिटी आती है। बदलते वक्त के साथ अब ये भविष्य का शहर ज़्यादा बनता हुआ, टेक्नोलॉजी का शहर ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक अंदाज़ा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रुचि यहाँ के लोगों की ज़्यादा होगी, इस सेक्टर पे शायद एक्सपोजर लोगों का ज़्यादा होगा। किस तरह से देखते हैं आप इस वक्त, इस दौर में? तो हमने देखा है कि पिछले 2 साल पहले तक IT बहुत धीरे चल रहा था, क्योंकि जो इकोनॉमीज़ हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे इतना एक्सपेंशन नहीं था, ग्रोथ नहीं थी। अब वो ग्रोथ हमें दिख रही है। और दूसरा जो एक बड़ा चेंज हुआ है IT सेक्टर में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका जो डिजिटल सेगमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है आजकल। तो कुछ पहले मिड कैप IT कंपनीज़ थी, वो चल रही थी। अभी जो है लार्ज कैप IT ने भी उस रेस को ज्वाइन कर लिया है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा अभी रिसेंटली हुआ है वो डेप्रिशिएटिंग रुपी। तो ये एक एक्सपोर्ट से संबंधित सेक्टर है। तो उस हिसाब से अब हम IT पर काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो कि पहले बहुत ज़्यादा नहीं थे। पहले हम अवॉइड कर रहे थे, फिर हम न्यूट्रल और होल्ड पे गए, अब हम रिकमेंडेशन पे आ गए। अब हम कह रहे हैं कि IT सेक्टर अच्छा करेगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी भी एक्सपेंड कर रहा है। और यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्क फोर्स है और जो नॉलेज है, अभी ये एस्टेब्लिश हो गया है कि इंडिया एज ए कंट्री इज़ वेरी गुड इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। तो गुरप्रीत जी, चूँकि आप तो यहीं पे वक्त बिता रहे हैं, आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा यहाँ के निवेशकों का। तो मैसूर को जाना जाता है सैंडलवुड के लिए, सिल्क के लिए, और शायद मैसूर पाक के लिए भी, जो हम लोग खास तौर पे पसंद करते हैं। यहाँ के निवेशकों को जब आप देखते हैं, किस तरह का टेम्परामेंट है, कितने मैच्योर्ड हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स, आपका अनुभव क्या है? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि सर ने भी बोला कि शहर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत एजुकेटेड हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स, ठीक है, और उनकी ऑनलाइन अवेकनिंग बहुत है। इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि अपना वो जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो सिक्योर करें। तो हमने देखा है कि वो खुद ही बैठ के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ओके। इसके अलावा दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपका कहना सही है कि उनका प्रेफरेंस रहता है कि वो IT कंपनी में ही इन्वेस्ट करें, बट इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि वो बाकी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है। तो एक बहुत ही मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं यहाँ पे, जिनको पूरी जानकारी है, अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होती है उतना ज़्यादा नॉइस भी होता है ठुकराल साहब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खबरें सुन रहे हैं। और अगर आप सीधे टच में हैं तो आपके दोस्त जो अमेरिका में हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में कहीं भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं आजकल, सबसे ज़्यादा इंडियंस जो बाहर हैं वो IT में हैं, खासतौर पे हमारी पीढ़ी के और उसके बाद की पीढ़ी के लोग, अब जो और नए यंगस्टर्स आ रहे हैं। तो क्या उसकी वजह से एक इन्वेस्टर का जो फोकस है वो डिस्टॉर्ट होता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि आजकल जो ज़माना हो गया है वो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप और आजकल हम काफ़ी समय मोबाइल पे बिताते हैं, और अगर हम कुछ देखना शुरू करते हैं तो बहुत एडिक्शन सा होता है, और एक के बाद एक न्यूज़ आप पढ़ते जाते हैं। जिस भी सेगमेंट में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप बिजनेस न्यूज़ देख रहे हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि हर इंसान अपना अपना कन्विक्शन उसके बारे में बात करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना है कि कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको जाननी है, और आप खुद ही डिसाइड करते जा रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के बेस पे। आप तो एक्सपर्ट नहीं हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए।
मोस्टली क्या होता है, अगर आप बीमार हैं डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आपको पता है वो एमडी है। और अगर बाजार आपकी बात से सहमत नहीं है, आपके हाइपोथेसिस से सहमत हाँ। नहीं है, तो आपने एक खबर सुनी, उस पर आपने रिएक्ट किया, आपको लगा कि ये बहुत बुरी खबर है, आपने शेयर बेचे, लेकिन बाजार फिर ऊपर ही गया एक बार गिरने के बाद और फिर नए हाई बनाने लगा। तो आप ये मान लीजिए कि आपसे गलती हुई, आपका जजमेंट सही नहीं है और उसको सुधारिए, क्योंकि आपको पैसा तो तभी बनेगा जब आप बाजार के साथ होंगे। अगर बाजार के जजमेंट के साथ बाजार को नहीं पता है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा है कि नहीं, आपने खरीदा है उसको थोड़ा पता है कि ये बढ़ना ही चाहिए अभी। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हम ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन एज की बात करें, अब देखिए हाल में हमने 2-3 ऐसे इवेंट्स आते हुए देखे हैं कि एक दिन टर्की में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से बाजार गिरा, 2-3 दिन तक समझिए एक जोर से गिरावट आई। जब चीन और अमेरिका के बीच पहली बार ट्रेड वॉर शुरू हुआ, ये खबर आई थी, तो बाजार बहुत नर्वस हुआ, बहुत गिरावट आई। और अब तो देखिए वो टैरिफ लगाते जा रहे हैं और बाजार ऊपर बढ़ता जा रहा है, नए हाइज बनते जा रहे हैं, सब कुछ जैसे बाजार ने पचा लिया। तो क्या ये ग्लोबल डेवलपमेंट्स का असर नहीं होता? मतलब कोई भी लॉजिकल समझने वाला आदमी जब देखता है तो उसको साफ दिखाई दे रहा है। दो चीज़ें हैं इसमें। तो एक पॉजिटिव साइड में ये है कि जो अच्छी कंपनीज हैं और इंडिया में काम कर रही हैं और इंडिया में ही कंज्यूम उसका जो प्रोडक्ट हो रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर चाइना और यूएस में आपस में कुछ बात हुआ या कुछ लड़ाई हुआ तो मारुति ने उस दिन भी उतना ही कार बनाया, या फेविकोल ने उतना ही फेविकोल बनाया, और ब्रिटानिया ने उतना ही बिस्किट बनाया। तो दूसरा चीज़ ये आपको देखनी है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेड वार अच्छा नहीं है वर्ल्ड के लिए, और किसी ना किसी सेक्टर में इंडिया को भी नेगेटिव होगा। तो वहाँ पे फिर आपको नॉलेज रखना है कि कौन सा सेक्टर जो है वो अफेक्टेड होगा और कौन सा सेक्टर एक्चुअली बेनिफिट भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो टेक्सटाइल यूएस जो है वो चाइना से लेता था, अगर वहाँ पे ज़्यादा टैरिफ लगे तो शायद वो इंडिया से ज़्यादा टेक्सटाइल लेगा, तो शायद आपका टेक्सटाइल कंपनी आगे बढ़ेगा। तो ये जो नॉलेज है ये आपको करनी है, नहीं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो फिर म्यूचुअल फंड में आके एक अच्छी स्कीम में पैसा लगा देना। अच्छा, आप किस तरह से इन सवालों के जवाब देते हैं और आपकी खुद की क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या इन ग्लोबल फैक्टर से सचमुच हमारे बाजार में एक टिपिकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर के रिटर्न पे फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए ऐसा है कि ये जो इवेंट्स हैं, ठीक है, ये उसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर, ना आपके पास है ना हमारे पास है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये इवेंट्स रहेंगे। अगर आप लास्ट 10 या 15 साल या 20 साल का आप पूरा एक्सपीरियंस लेंगे तो काफ़ी इवेंट्स हुए हैं। 2008 में भी हुआ था जब मार्केट क्रैश हुए थे, लेकिन तब भी लोगों ने इन्वेस्ट किया और आज दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी। तो इवेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए हमें, ठीक है। और जहाँ तक ये मार्केट, ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हमारी मार्केट पे भी अभी तो कोई असर पड़ा नहीं है, और ये जो ग्रोथ हुई है, अगर आप देखेंगे हमारे स्टॉक मार्केट में, अगर एनालाइज करेंगे तो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जिनके कारण ये बेसिकली ग्रोथ हुई है। सो 97% ग्रोथ ये जो मार्केट बढ़ा है ये 5 स्टॉक्स के कारण हुआ है। उसमें भी 35% कॉन्ट्रीब्यूशन TCS का है और करीब 27% रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। तो थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक आई सेड कि आपको इवेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेने हैं, आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और ये इवेंट होते रहेंगे। बट ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कभी भी पैसा लूज़ नहीं करेंगे, आप पैसा ही बनाएंगे, पैसा बना के ही जाएंगे। लेकिन इन इवेंट्स की वजह से जब भी बाजार गिरता है, यहाँ पर लगातार आपको खरीदारी करनी चाहिए और निवेश करना चाहिए। ये ठुकराल साहब सही स्ट्रैटेजी है? तो दो चीज़ें होती है, एक हम बोलते हैं वैल्यू ट्रैप। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 52 वीक लो पे जा रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वापस आएंगी, और कुछ ऐसी हैं जो मौका देती हैं आपको ये सब इवेंट्स की वजह से, जो आपको खरीदना चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो अगर आपने कोई अच्छा स्कीम लिया है तो आप उसमें जब भी, जैसे आप कहीं सेल लगता है यहाँ मॉल में, तो आप जाके एक एक्स्ट्रा ट्राउज़र लेते हैं या एक्स्ट्रा शर्ट लेते हैं। बट जैसे कभी मार्केट में सेल लगता है तो जो अच्छी कंपनीज हैं, जिसको हम ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं, जो आपको पता है कौन कौन से नाम हैं, जो 10, 12, 15 नाम हैं, वहाँ पे तो आपको करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये वैल्यू ट्रैप है, या कुछ सेक्टर है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ शुगर सेक्टर या रियल एस्टेट के कुछ कंपनीज जो हैं वो एक टाइम पर बहुत हाई पे गई, लेकिन वो नीचे उसके बाद आके वो वापस ऊपर नहीं जा रही हैं। और कुछ कंपनीज, कुछ बड़ी कंपनी का कुछ प्रॉब्लम आता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे नेस्ले का प्रॉब्लम आया 2 साल पहले मैगी का, बट वो इतनी बड़ी कंपनी है कि वो इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी सॉल्व कर लेगी, तो 3 से 6 महीना उसको लगा, तो आपने देखा उसके बाद जो रिकवरी आया। तो आई थिंक हर मेडिसिन का, हर बीमारी का सेम मेडिसिन नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा किसी एक्सपर्ट के पास जाना है और थोड़ा सा पढ़ाई करना है।
तो आई थिंक फिर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट। पढ़ाई की बात से याद आया, गुरप्रीत जी कह रहे थे कि यहाँ के लोग खुद से काफ़ी रिसर्च करते हैं। आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाइए, रिसर्च कीजिए या कुछ लिटरेचर पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको एक बात हर जगह कही जाएगी कि मिड कैप फंड्स में ज़्यादा अच्छे रिटर्न आते हैं लार्ज कैप के मुकाबले। इस समय अब हालत थोड़ी सी उल्टी है, मिड कैप ज़्यादा गिरे हैं, अभी तक वहाँ नए हाई नहीं बन रहे, जबकि इंडेक्स नए हाई बना रहा है। तो क्या अब ये बात बदलने वाली है? ये जो अभी तक हम सुनते आए हैं, क्या अब वो बात गलत साबित होगी? तो देखिए, एक मैं एग्जांपल के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कोई चीज़ थी जो 100 रुपये की थी, आज आपको वो 80 रुपये में मिल रही है। तो लॉजिकली आपको वो एक्चुअली में लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, म्यूचुअल फंड की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। लेकिन हैविंग सेड दिस, कोई भी आप अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे ना, उसमें आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो टाइम पीरियड और आपका रिस्क प्रोफाइल। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप रिस्की होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपको लेट से 1 साल, 2 साल या 3 साल के अंदर पैसा चाहिए, हो सकता है आपका प्रिंसिपल भी आपको पूरा ना मिल पाए। और रिस्क प्रोफाइल ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है। अगर वो पैसा थोड़ा सा कम भी होता है, ठीक है, तो यू आर मतलब विलिंग टू टेक दैट रिस्क। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है कि आपको स्मॉल कैप में जाना है या मिड कैप में जाना है, मतलब उसका जो डिसीजन होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका होराइजन क्या है और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। बट येस, ये एक टाइम है, लाइक मैंने फिर मैं बोलना चाहूँगा कि इवेंट बेस्ड डिसीजन नहीं लेना कि आज गिर गए हैं तो मैं ले रहा हूँ, कल बढ़ेंगे तो मैं फिर शायद बेच दूंगा या फिर मैं ले लूँगा। इट हैज़ टू बी अगेन गोल बेस्ड। ओके, तो किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं ये ज़्यादा अहम है। लेकिन पोर्टफोलियो केवल फंड्स के बीच ही नहीं बनाना है, पोर्टफोलियो आपको शेयर को भी शामिल करते हुए बनाना है, अलग अलग सेक्टर्स को शामिल करते हुए और अलग अलग एसेट्स को शामिल करते हुए, केवल इक्विटी नहीं, इसके अलावा डेट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बहुत सारे विकल्प हैं जहां पर लोग निवेश करते हैं। इसके लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। पहला कदम सीजन 4 आ चुका है आज मैसूर, और यहाँ के दर्शकों के साथ हम इनके सवालों के जवाब ले इसके पहले बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। और हमारे साथ गुरप्रीत सिंह मौजूद हैं, SBI के कर्नाटका रीजन के प्रमुख, और साथ ही अरुण ठुकराल साहब, जिनसे हमारे दर्शक अच्छी तरह परिचित है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के MD और CEO। ठुकराल साहब, चूँकि यहाँ पर हम जब से मैसूर में आए हैं, हेरिटेज सिटी और हिस्ट्री की बहुत बात हो रही है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल है कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है बाजार में? क्योंकि आप देखिए, अगर आप अपने घर में ही किसी बुजुर्ग से बात करेंगे, वो आपको खास तौर पे ये कहेंगे कि आपको गोल्ड में लगातार थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए जब भी पैसे बचे। काफ़ी सारे, खास तौर पे जो महिलाएं हैं, आप देखिए कि सास अपनी बहू को ये सीख देती है, ये देखो मैंने शुरू से, मेरे पास 100 रुपये बचते थे तो मैं थोड़ा गोल्ड ले लेती थी, आज वो 100 रुपये का लिया हुआ गोल्ड 5000 का हो चुका है। तो क्या यही सीख हमें भी लेनी चाहिए और आगे की पीढ़ी को भी देनी चाहिए, अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए? क्या ये इतिहास खुद को दोहराता रहेगा? देखिए, इतिहास तो कितना दोहराता है, कभी नहीं दोहराता है, लेकिन बदलते समय के साथ थोड़ा बदलना भी चाहिए। अब जो गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मैसूर में ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज हर जगह गोल्ड प्लेटेड आपको दिखते हैं। आप पैलेस की तरफ जाएंगे तो गोल्ड का अगर रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल का रिटर्न तो गोल्ड का नेगेटिव है एक्चुअली। बिल्कुल। और अगर आप पिछले 40 साल का देखेंगे, जब से इंडेक्स आया है 1980 से, तो गोल्ड का कुछ 10% का रिटर्न है और इक्विटी का 17% रिटर्न है। तो आप बोलेंगे 7%, चलो 5-7% में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो 10,000 रुपये अगर 1980 में किसी ने इंडेक्स में लगाया था और जिसने गोल्ड में लगाया था, जो 10 या सेंसेक्स इंडेक्स की आप बात करें, हाँ, निफ्टी शेयर बाजार का, शेयर बाजार में अगर आपने बास्केट में पैसा डाला था, तो जो 10% पे गोल्ड है वो अभी 10,000 रुपया जो है वो 5.5 लाख हुआ है। 10,000 का 5.5 लाख, तो 55 गुना, बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन जो शेयर बाजार है, जो BSE सेंसेक्स है, वो 38,000 है। तो 10,000 का 38 लाख हुआ है, 380 गुना। एक मिनट, 5.5 लाख और 38 लाख, तो 7 गुना ज़्यादा ओवर ए पीरियड ऑफ 40 ईयर कंपाउंडिंग। बट अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें, उतना ज़्यादा नहीं हुआ, इसके लिए नेगेटिव रिटर्न था। तो अगले कुछ साल भी अगर 3-4% होता भी रहा तो भी वो रिटर्न गोल्ड में नहीं आएगा। हैविंग सेड दैट, फिर भी एसेट एलोकेशन के हिसाब से 5 से 10% जो है आप गोल्ड में डाल सकते हैं, और उसके लिए भी फिजिकल गोल्ड ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ETF ले सकते हैं, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, तो और म्यूचुअल फंड में जैसे ETF है, तो ये सब तरीके हैं, बट एसेट एलोकेशन के हिसाब से। बट वेल्थ क्रिएशन गोल्ड से अभी मुझे नहीं लगता। जो इक्विटी से आपका हो सकता है, जो फाइनेंशियल एसेट से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी विल गिव यू बेटर रिटर्न। गुरप्रीत जी, कि आप प्योर इक्विटी के साथ साथ गोल्ड फंड में भी पैसे डालें या डेट फंड्स में भी पैसे डालें या मिक्स हाइब्रिड फंड लें जहां डेट इक्विटी दोनों का फायदा हो, किस तरह की रणनीति आप सुझाते हैं? देखिए, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो एक रूल है, ठीक है। वो रूल ये कहता है कि जितनी आपकी एज है उसको आप 100 में से माइनस कर दीजिए और जो बचता है वो आप इक्विटी में डालिए। लेट्स से यू आर 40, अगर आपकी 40 साल उम्र है, 100 माइनस 40 60, तो 60% आपका जो टोटल कॉर्पस है दैट शुड बी इन, वो आपका इक्विटी में होना चाहिए। बाकी जो 40% बचा है उसको आप डेट और गोल्ड में डाल सकते हैं। गोल्ड को यूजुअली कहा जाता है कि जब इक्विटी मार्केट्स अच्छी नहीं कर रही हैं या देयर इज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ठीक है, कोई क्राइसिस है, तो गोल्ड इज नोन एज अ सेफ हेवन, कि फिर सब उसमें गोल्ड में पार्क करते हैं। सो थोड़ा सा आपका एक्सपोजर गोल्ड में होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 5 से 10% के करीब आपका रहना चाहिए। 2008 में जब अमेरिका में क्राइसिस आई थी तो गोल्ड अचानक से बढ़ा था ग्लोबली, और हमारे यहाँ भी तो वो 5 साल तो बहुत ही शानदार थे। 2008 से 2013 मेरे ख्याल से 3 गुना तो आराम से हो गया था गोल्ड, 9000 वाला, फिर फाइनली हमने कुछ 33-35 तक पहुंचते हुए देखा। वो उसी दौर में हुआ और फिर उसके बाद से फिर वहीं अटका हुआ है। तो ये प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला, इक्विटी में डालिए, डेट फंड्स में डालिए और गोल्ड में एक्सपोजर लीजिए। रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट रियल एस्टेट में प्रॉब्लम क्या है कि टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपने वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है आपको बाकी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे ही ना बचे। तो ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होता है कि आपके पास कितना पैसे और किस किस एसेट क्लास में डाल सकते हैं। लेकिन इक्विटी, डेट और गोल्ड में तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या है, इनमें लिक्विडिटी होती है। मुझसे कोई ये सवाल पूछता है कि पैसा कब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ आज। अगर आपके पास पैसा है तो आज ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 4 या 5% लोग ही इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और अंडर इन्वेस्टेड हैं। तो जैसा आपने कहा, ये कंसर्न तो हमेशा थे। 5 साल पहले कुछ और तरह के कंसर्न थे, अभी कुछ और तरह के कंसर्न हैं। बट आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप हर चीज़ खुद करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो नीम हकीम खतरा है जान, मतलब हाफ नॉलेज विल नॉट मेक यू रिच, यू हैव टू गो एंड आस्क द राइट पर्सन। ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती लोग यही करते हैं। 8-9 हज़ार कंपनीज हैं, आपको कौन सा कंपनी में पैसा कौन से सेक्टर में लगाना है, कुछ में भी 200 कंपनी शायद अच्छी कंपनी होंगी जो वर्थ इन्वेस्टिंग है, तो आपको वो 200 कंपनी कैसे पता लगेगा, उसमें से भी सेक्टर कौन से हैं। और ये जो हमारा जो इंडिया एज एन इकोनॉमी है वो बहुत फास्ट चल रहा है। अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में रहते हैं, अगर हम 125 करोड़ भारतीय हैं, अगर हम बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ 30% लोगों के पास फ्रिज है या 11% लोगों के पास वॉशिंग मशीन है या 3% लोगों के पास एसी है, और हमारी पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, तो मुझे लगता है अगले 20 साल तो इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। गुरप्रीत जी, ये बात तो है कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते नहीं है किसी भी फंड मैनेजर या एनालिस्ट से आप पूछे, और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर ही नहीं रहे। तो जितना भी वैल्यूएशन है वो सिर्फ कुछ परफॉर्मिंग स्टॉक्स में आ गया है, और वो जाहिर है कि चाहे वो ब्रिटानिया हो जिसकी बात तभी ठुकराल साहब कह रहे थे, या डी मार्ट हो, चाहे वो पेज इंडस्ट्रीज हो, ये जो तमाम सुपरस्टार हैं इस मार्केट के, वो महंगे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इन्वेस्टर आज ये कहें कि उनके पास फंड्स में क्या ऑप्शन है? देखिए, आपका कहना सही है कि कुछ कंपनीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, और हिस्ट्री और डेटा और रिसर्च यही बताता है कि जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होते हैं तो चांसेस हैं कि वो शायद करेक्ट हो सकते हैं। अब उसमें बचने के लिए आपके पास ऑप्शन यही है कि आप एक तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे कौन सी कंपनीज हैं जहाँ के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हैं। बट ये भी देखा गया कि कुछ कंपनीज हैं जिनके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है बट वो स्टिल दे कीप ऑन ग्रोइंग। ठीक है, नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फंड कैटेगरीज हैं, हाँ, जो इसी मकसद से डिज़ाइन की गई हैं। तो एक होता है हमारे पास जो म्यूचुअल फंड एक कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन। सो डायनेमिक एसेट एलोकेशन के अंदर क्या होता है कि वो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एसेट क्लास कब अच्छा करेगा, फंड मैनेजर खुद डिसीजन लेता है। ओके, तो एज एन इंडिविजुअल आपको उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको हर दिन अपना स्टॉक या अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं देखनी पड़ेगी। तो एक ये है। दूसरे मल्टी कैप फंड्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका लार्ज, दे विल इन्वेस्ट इन ऑल कैटेगरीज। तो वो आपके लार्ज कैप में भी करेंगे, मिड कैप में भी करेंगे, स्मॉल में भी करेंगे। तो एक ये और कैटेगरी है जिसमें आप अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। एक और स्ट्रैटेजी जो आप अपना सकते हैं कि लेट्स से आपके पास काफ़ी सारा कॉर्पस है और आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर है, और हो सकता है शायद वो करेक्ट हो। तो आप एक मोड यूज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर मंथ आप
जो आपका टोटल कॉर्पस है उसका कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट गिरा, ठीक है, तब भी आपको बेनिफिट होगा, और अगर मार्केट ऊपर गया तब भी आपको उसका बेनिफिट होगा। बिल्कुल, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करें, अपनी कॉस्ट को सबसे कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एसआईपी किया तो जब भी बाजार गिरेगा आपको ज़्यादा शेयर मिलते हैं या ज़्यादा यूनिट्स आपके हाथ में आती हैं। जब बाजार ऊपर जाता है, क्योंकि आप एक फिक्स्ड अमाउंट 10,000, 20,000, 5,000 जो भी लगा रहे हैं वो अमाउंट फिक्स होता है, तो गिरते बाजार में ज़्यादा शेयर आते हैं और बढ़ते बाजार में कम शेयर आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। इस तरह की और कौन सी स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मैसूर के दर्शकों के दिमाग में इस समय क्या सवाल है, उनके जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4।